दोस्तों 1969 में आई आराधना फिल्म को अगर भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर कहा जाए तो गलत ना होगा। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के इतिहास, खासकर फिल्म संगीत के इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसे हम आराधना के पहले का सिनेमा और आराधना के बाद का सिनेमा भी कह सकते हैं। इस फिल्म से दो ऐसे सितारों का उदय हुआ जिन्होंने 70 के दशक को अपनी अभिनय और गायन कला से सराबोर कर दिया। अर्ली 70s में इस नायक और गायक की जोड़ी के डोमिनेंस का यह आलम था कि इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्में देते हुए अपने कंपटीशन को लगभग खत्म कर दिया। इस जोड़ी का सक्सेस रेट इतना जबरदस्त था कि प्रोड्यूसर्स फिल्म की कहानी लिखे जाने से पहले नायक और गायक कौन होगा ये तय कर लेते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना यानी काका और उनकी आवाज बने लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार यानी किशोर दा की। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अतीत के पन्ने पलटते हुए आपको ले जाएंगे 70 के दशक में और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सुपरहिट जोड़ी के करिश्मे के पीछे कौन सा राज था और कौन सा रहस्यमय जादू था जिसने भारतीय सिने दर्शकों को 70 के दशक में इस जोड़ी का दीवाना बना दिया और ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी बन गई। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक उन कारणों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इस जोड़ी को 70 के दशक का बेताज बादशाह बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों 1969 में म्यूजिकल हिट फिल्म आराधना की जबरदस्त सफलता ने नायक राजेश खन्ना और प्लेबैक सिंगर किशोर दा को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और एक के बाद एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे सफर, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, अंदाज, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, रोटी, आपकी कसम इत्यादि ने अर्ली 70s में बॉलीवुड पर राजेश किशोर की जोड़ी के एक छत्र राज को स्थापित कर दिया। दोस्तों, जब भी इतिहास में कोई बड़ी घटना होती है तो उसके पीछे कई प्रत्यक्ष और परोक्ष कारण मौजूद होते हैं और किशोर दा और काका की जोड़ी की अप्रत्याशित सफलता के पीछे भी कई कारण मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं इन खास पहलुओं पर जिनके चलते इस जोड़ी ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। दोस्तों, 60 के दशक का अंत आते आते 50s और 60s के कई पॉपुलर स्टार्स का जादू धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था, जैसे शम्मी कपूर, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, सुनील दत्त इत्यादि। ऐसे में एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया था जिसे भरने के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। ऑल इंडिया टैलेंट हंट जीतने के बाद इस रेस में सबसे आगे थे राजेश खन्ना। हालांकि उनकी शुरुआती फिल्में नहीं चली, पर उनके टैलेंट पर कभी कोई सवाल नहीं था और उन्हें खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक अदद हिट फिल्म की दरकार थी और आराधना काका के करियर का वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। चार्मिंग और स्टाइलिश राजेश खन्ना को किशोर दा की जादुई आवाज और एस.डी. बर्मन के कर्णप्रिय संगीत का सहारा मिला और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। हिंदी के अलावा अन्य साउथ भाषाओं में आराधना 100 दिनों तक सिनेमाघरों में 4 शो के साथ चली। ऐसा कारनामा करने वाली आराधना हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म की सफलता से राजेश खन्ना रातों रात एक्टिंग और किशोर दा सिंगिंग स्टार बन गए और इस जोड़ी ने आने वाली फिल्मों में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, किशोर दा पहले फुल टाइम एक्टर थे
और गाने वो सिर्फ खुद की या फिर देवानंद साहब की फिल्मों के लिए गाते थे। लेकिन फिल्मों के प्रोडक्शन, डायरेक्शन, पर्सनल लाइफ इश्यूज और अन्य व्यस्तताओं के चलते वो अपने सिंगिंग और एक्टिंग करियर पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे थे। आकाशवाणी पर तो हमारा प्रोग्राम कब नतीजतन 60s के दशक का अंत आते आते फिल्मों में भी उन्हें अच्छे रोल ऑफर नहीं हो रहे थे। कैसे सुनते हैं? अरे आपकी बहन विद्या की जो इन्हीं सब परेशानियों के चलते आखिरकार उन्होंने एक्टिंग का दामन छोड़कर अपना पूरा फोकस प्लेबैक सिंगिंग पर कर लिया और इसका असर नजर भी आने लगा। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। आराधना से पहले ही तीन देवियां, गाइड, पड़ोसन, जूल थीफ जैसी फिल्मों से किशोरदा ने एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपनी वापसी का ऐलान कर दिया था। और आराधना के बाद वो एक सुपरस्टार सिंगर बनकर उभरे और पूरी इंडस्ट्री पर छा गए। जबरदस्त सिंगिंग टैलेंट के बावजूद अपने एक्टिंग करियर के चलते किशोरदा ने सिंगिंग को हमेशा सेकंड प्रेफरेंस दी, लेकिन फाइनली जब उन्होंने अपने सिंगिंग करियर को सीरियसली लेना शुरू किया तो उनका कोई मुकाबला नहीं रहा। दोस्तों, अर्ली 70s का ये वो दौर था जब 50s और 60s के एक्टर्स की तरह गुजरे जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर्स भी अपने करियर की ढलान पर थे, जैसे नौशाद, ओपी नैयर, मदन मोहन, शंकर जयकिशन इत्यादि। और प्रतिभावान संगीतकारों की एक नई पीढ़ी इंडस्ट्री में पांव जमाने में लगी थी, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी इत्यादि। और ये नए जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर्स संगीत के साथ एक्सपेरिमेंट करने को भी तैयार रहते थे और उन्हें किशोरदा जैसे टैलेंटेड पर बिना क्लासिकल सीखे सिंगर्स के साथ काम करने से भी कोई गुरेज नहीं था। नतीजतन एज ए सिंगर इन नई पीढ़ी के संगीतकारों के साथ किशोरदा की केमिस्ट्री जबरदस्त रही और इसी के चलते किशोरदा ने हर मूड के एक से बढ़कर एक गीत गाए जो आज भी पसंद किए जाते हैं। दिल को देखो चेहरा न देखो लूटा दिल सच्चा। दोस्तों, प्लेबैक सिंगिंग फॉर्मल सिंगिंग से जरा अलग होती है। प्लेबैक सिंगिंग में आपको सिर्फ सीधा सीधा गाना नहीं होता, बल्कि पर्दे पर उसे किस एक्टर या कैरेक्टर पर फिल्माया जाएगा उसे ध्यान में रखकर परफॉर्म करना होता है। और क्योंकि किशोरदा खुद एक एक्टर भी थे, इसलिए उन्हें इस बात की गहरी समझ थी कि गीत की सिचुएशन क्या है और पर्दे पर उसे कैसे फिल्माया जाएगा। इसलिए सुर में गाने के साथ साथ किशोरदा एक्टर के मैनरिज्म और गीत के कॉन्टेक्स्ट का भी पूरा ध्यान रखते थे। यही कारण है कि पर्दे पर उनके गाए गीत सुनकर दर्शक झूम उठते थे और उन्हें यह एहसास भी नहीं होता था कि ये एक्टर नहीं गा रहा, बल्कि ये गीत प्लेबैक हुआ है। इनफैक्ट काका ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लिए प्लेबैक करने से पहले किशोरदा ने उन्हें अपने घर बुलाया था ताकि वो उनके व्यवहार और मैनरिज्म को समझ सके। और इसका असर लोगों को काका की अदायगी और किशोरदा की आवाज के जबरदस्त संगम के रूप में नजर आया। बोले नहीं, पहले मुझे बताइए, मैं मिलना चाहूंगा। तुम हमारी मुलाकात हुई, मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझसे बातचीत की, पहले अपना नाम पूछा, बोला फिल्मों में क्यों काम करना चाहते। तब उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई और उसके बाद उन्होंने पूछा चाय पियेंगे या कॉफी। उससे पहले मैं आधा घंटा बैठा रहा तो एक पानी का ग्लास तक नहीं पूछा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि भाई ये इसका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहता। तो जब बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे स्टडी कर रहे थे कि इसके मैनरिज्म क्या है, ये किस तरह से बातचीत करता है। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं, ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूं, या दो जान एक जिस्म हो गए या दो जिस्म एक जान हो गए। अपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा कर।
और इसके बाद काका ने किशोरदा को अपनी आवाज बना लिया और जब तक किशोरदा जीवित रहे काका के लिए नियमित रूप से प्लेबैक करते रहे। दोस्तों, 70 के दशक की शुरुआत का ये वो दौर था जब वेस्टर्न म्यूजिक का प्रभाव नौजवान संगीतकारों की धुनों पर पड़ने लगा था और नई पीढ़ी के संगीतकार, खासकर आर.डी. बर्मन, इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक के फ्यूजन से जबरदस्त संगीत की रचना कर रहे थे। चला जाऊं किसी की धुन में धड़कते और किशोरदा की आवाज का जबरदस्त थ्रो, रेजोनेंस और अंदाज इस नई पीढ़ी के संगीत के बिल्कुल अनुरूप था। यही कारण था कि फास्ट गीत हो या स्लो, डांस नंबर हो या रोमांटिक गीत हो या फिर सैड सॉन्ग, इस दौर में काका और उनके बाद आने वाले एक्टर्स के लिए किशोरदा के गाए हर कैटेगरी के गीत सुपरहिट रहे। 70 के दशक में काका और किशोरदा की जोड़ी सफलता का पर्याय बन गई थी। ऐसी सफलता जो न कभी देखी गई और शायद न कभी देखी जाएगी। मेरी प्यारी बहनेगी दुल्हनिया। उस दौर में बने इस जोड़ी के कालजयी गीतों की धरोहर नायाब और बेमिसाल है, जिसे फैंस ने आज भी संजो कर रखा है। फुल टाइम प्लेबैक सिंगर के रूप में काका के साथ शुरू हुआ किशोरदा का सफर 70 और 80 के दशक में बाकी स्टार एक्टर्स के साथ भी बदस्तूर जारी रहा और किशोरदा की जादुई आवाज अधिकांश रूप से फिल्म और उसके संगीत की सफलता का पर्याय बनी रही। आप काका और किशोरदा की सुपरहिट जोड़ी और भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।